हेलो दोस्त, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त अपन टॉपिक है हिंदी से, और हिंदी में दो टॉपिक लिए हैं, वर्ण और संज्ञा। यहां से बिहार बोर्ड क्लास 10th में 5 से 6 मार्क के क्वेश्चंस पूछते हैं। और दोनों टॉपिक लेने का वजह यह है कि आप लोगों के पास समय बहुत कम है, इसीलिए ये दोनों टॉपिक को हम लिए हैं ताकि आप लोगों का समय बच सके और ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को मिल सके। यही वजह है, नहीं तो अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाते दोनों का। तो चलिए और ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कंसंट्रेट होकर के हर एक चीज़ को, पूरा कंसंट्रेट होकर के हर एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएगी। चलिए, वर्ण वर्ण क्या होता है? वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, या जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसको हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण एक प्रकार का ध्वनि होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसी को हम कहते हैं वर्ण। तो वर्ण देखिए, वर्ण के उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। सभी वर्ण एक जगह से नहीं निकलते, सभी का उच्चारण जो स्थान होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए, उन्हीं उच्चारण स्थान को हमको पढ़ना है, और यही उच्चारण स्थान एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्या है, तो आपको याद रखना है, पहले कंठ। तो यहाँ पे ये कंठ हुआ, और ये जो ऊपर वाला होता है तारो जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं तालु। तारो को क्या बोलते हैं? तालु। और उसके बगल में जो होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं मूर्धा। ये दंत, ये वाला ओष्ठ, ये वाला क्या होता है? ओष्ठ। तो देखिए, कंठ बनाया है, यहाँ पे जो होता है ऊपर में तालु, और यहाँ पे दांत के बगल में ऊपर खावर जो होता है यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे मूर्धा। ये होता है दंत यानी दांत, और ये होता है ओष्ठ। तो कोस कंठ से को, ख ग घ, क वाला जो क वर्ग होता है वो कंठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क कंठ होता है। उसके बाद क्या आता है? तालु। तालु से जो उच्चारण होता है, किस वर्ण का होता है? चो छ जो झो या, चो छ जो झो या। तो चो छ जो झो या का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। चो छ जो झो या का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? तालु होता है। तो कंठ, तालु, को, चो। तो को वर्ग का कंठ से, और चो वर्ग का तालु से। उसके बाद आएगा मूर्धा। तो मूर्धा से निकलता है टो, को, तब चो, तब टो। तो टो ठो डो ढो नो, ये निकलेगा मूर्धा से। तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? ये मूर्धा। मूर्धा से टो ठो डो ढो नो, यानी टो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। तो जब भी पूछा जाए, जो इनमें से कोई भी वर्ण आपको दे दे और पूछे इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो आपको बताना है मूर्धा। उसके बाद आता है दंत। तो दंत से तो का उच्चारण स्थान, तो वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। तो थो दो धो नो, तो थो दो धो नो। इन सभी वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है? दंत। और उसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ का उच्चारण स्थान पो फो बो भो मो। तो जैसे आप बोल के देखिए, क ख ग घ अंग, ये कंठ से निकलता है, इसका उच्चारण स्थान। और उसके बाद आप चौ छ बोलिए, च छ ज झ या।
तालु में सटता है, उसके बाद वो निकलता है, उच्चारण होता है उसका। और उसके बाद जैसे आप टॉठौ पढ़ते हैं तो टॉ ठौ डॉ ढौ नौ, मूर्धा में देखिए जी स्पर्श होता है यहाँ पे। और तौथौ बोलिए तो दंत में स्पर्श होता है, त थ द ध न। और पौफौ बोलिए तो ये ओस से निकलता है, ओस से इसका उच्चारण स्थान होता है। तो प फ ब भ म। तो उच्चारण स्थान में आपको इतना याद रखना है, कंठ से क वर्ग, तालु से चौ वर्ग और मूर्धा से टौ वर्ग और दंत से तौ वर्ग। उसके बाद जो है आपको ओष्ठ से पौ वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो और सारा होता है इसमें, इससे भी उच्चारण स्थान होता है, तो सबको नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए अब संज्ञा की बात करते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो वह संज्ञा जो इस ब्रह्मांड में अकेला हो, अर्थात जिसका जोड़ा ना हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो जो संज्ञा इस ब्रह्मांड में क्या हो? अकेला हो, जिसका जोड़ा नहीं हो, तो उसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक लाइन में खत्म। जो इस ब्रह्मांड में क्या होगा? अकेला होगा, समझ लीजिएगा वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे गंगा, यमुना हो गया, सूर्य, ताजमहल, पृथ्वी, रामायण, राम, श्याम, पटना, भारत, अमेरिका आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सूर्य अकेला है, ताजमहल का कोई जोड़ा नहीं है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे भारत, तो भारत अकेला है, अमेरिका अकेला है। जैसे राम, तो राम तो बहुत सारा है, लेकिन जो मान लीजिए कोई एक राम नाम का लड़का है, तो वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो गुण होगा, जो क्वालिटी होगी उसके अंदर, वो दूसरे राम में नहीं होगा, तो इसीलिए वो अकेला हो गया इस ब्रह्मांड में। तो राम, श्याम, पटना कोई जगह का नाम हो, तो सब क्या होते हैं? अकेला माना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? वह संज्ञा जो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में पाई जाती है। जो लाखों, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में पाई जाती है, उसको हम कहते हैं जो जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में देखिए क्या क्या आ जाएगा: लड़का, लड़की, गाय, भैंस, बकरी, नदी, नाला, पोखर, सड़क, कुर्सी, बच्चा, किताब, लोटा, थाली, इस सबकी संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और वही राम बोल देंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आप वही लड़का बोल देंगे तो लड़का तो बहुत सारा है, तो वो हो जाएगा क्या चीज़? जातिवाचक संज्ञा। ये सब तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, इस सब में तो कोई कन्फ्यूजन होने की बात है नहीं। यही दोनों कन्फ्यूज करता है और यहीं से क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो द्रव्यवाचक क्या होता है? जो मापने तोलने योग्य हो या अगणनीय हो, अगणनीय हो, तो उसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, आटा, तेल, ये सब को हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं या तौल सकते हैं। या जो अगणनीय हो, जिसको हम गन नहीं सकते, पानी को गन सकते हैं? नहीं गन सकते थे। तो ये हो जाएगा कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी सजीव या निर्जीव वस्तुओं के समूह को दर्शाता है, उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे हो गया जो चाबी का गुच्छा, झुंड, सभा, ये सब कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। तो याद रख लीजिएगा समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो वह संज्ञा जो किसी सजीव या निर्जीव वस्तुओं के गुण, अवस्था, स्थिति इत्यादि को दर्शाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो वह संज्ञा जो किसी सजीव या निर्जीव वस्तु के गुण को, अवस्था को, स्टेज को
और स्थिति, पोजीशन इत्यादि को दर्शाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लंबाई, मोटापा, लंबाई, मोटापा, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, सफलता, हरियाली, ये सबको महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। तो उसको जिसको महसूस किया जा सके तो उसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन टॉपिक थी। तो यहाँ कंप्लीट होता है आप लोगों का टॉपिक, ये दोनों। उसके बाद जो है अगला टॉपिक लाएंगे कल। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को सारी चीज़ याद हो गई होगी तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास जा सके। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।